नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। एमसीक्यू सीरीज का 8th पार्ट। आज थोड़ा लंबा आ जाएगा वीडियो। रीज़न ये है कि मैं जल्दी इस पेपर को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। पहले मैं छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, है ना। 15-16 मिनट कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। फिर भी मैं आज कवर करूँगा और अभी 2 लेक्चर में मुझे लग रहा है ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स the balance of sinking fund account is transferred to ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए जो भी जो सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाता है ना, उसके बैलेंस को हमेशा जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। और पीएल तो भूल ही जाइए, क्योंकि पीएल अकाउंट में हम लोग ऑपरेटिंग ज्यादातर केसेस में ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शो करते हैं ना। यहाँ पर डिबेंचर का कोई लेना देना ना ही पीएल अकाउंट से और ना ही यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में आता है। ठीक है, तो रिडम्पशन के बाद जो डिबेंचर रिडम्पशन के लिए सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाता है, उसका जो बैलेंस बचता है ना, वो बैलेंस कहाँ जाता है? सामान्य संचय खाते में दिखाया जाता है, जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं के केस में आप लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं। चलते हैं। लिखा है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रन फोरकास्ट। हम लोग बात कर रहे हैं सही नहीं है ना। अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। सही नहीं मतलब गलत है ना। तो ये गलत है ना। शॉर्ट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि शॉर्ट रेंज के लिए जो हमने फोरकास्टिंग करी वो कम एक्यूरेट हो लॉन्ग रन से। ऐसा कुछ नहीं है भाई। फोरकास्टिंग के लिए हम डेटा उठाते हैं, प्रीवियस डेटा, वो उससे मतलब अगर हम डेटा कम ज्यादा कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर मुझे एक मास पॉपुलेशन लखनऊ के बारे में स्टडी करनी है, लखनऊ की पॉपुलेशन मान लेते हैं 1 करोड़ है, और 1 करोड़ में से अगर हम सिर्फ 10,000 का स्टडी करके कोई डिसीजन बताएं, है ना, तो ये मान सकते हैं। और एक तरफ 10 लाख लोगों का सैंपल लेके कोई डिसीजन बताएं, तो हाँ यहाँ पर वेरी करेगा आपका डिफरेंस, है ना, डिसीजन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके बेसिस पे मैं सिर्फ 1 महीने का एक फोकस करूँ, है ना, 1 महीने की स्टडी करूँ, 1 लाख, 1 ही लाख पॉपुलेशन का सैंपल लिया हमने या 10 लाख का, और उसके बेसिस पे मैं कहूँ शॉर्ट रन में ये होगा, लॉन्ग रन में होगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिए, अगर सैंपल साइज छोटा बड़ा होगा उससे आपका फोरकास्टिंग पे असर पड़ेगा, लेकिन फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, मतलब ये गलत है। आगे का पढ़ लेते हैं, हो सकता है आगे भी गड़बड़ हो। Under time series forecast, data obtained from past experience is analyzed। आप लोग पढ़े होंगे टाइम सीरीज में, है ना। पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे जो डेटा हम लोग समझ के इकट्ठा करते हैं, उनके विश्लेषण किया जाता है टाइम सीरीज में, ये तो आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडेक्स नंबर इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। जो निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक विधि है, आपको पता है, इंडेक्स आप लोग पढ़ते हो इसीलिए, है ना। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये याद कर लीजिएगा, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इसको हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर सर्वोपयुक्त रेखा भी कहते हैं। तो वो क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड है। लीस्ट स्क्वायर मेथड काहे का है? टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज। किसी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। कैसे होता है? हम लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें एक्स दिया रहता है ना, इसका हम लोग मीन निकालते हैं। फिर हम लोग डी एक्स की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार, है ना। और इसका टोटल करते हैं, इसको निकाल के इनका जब टोटल करते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक,
अगर हम अर्थमेटिक से निकालते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय। ज्यादातर लोगों का आंसर इसका जो होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है, लेकिन ये गलत है। जो निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस के आधार पर व्यापारिक बैंकें प्रदान करती हैं। कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक। इफ प्राइम कॉस्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर की बात कर लें और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होता है। और इन्होंने कहा कि प्राइम कॉस्ट जो है वो है 20,000। आगे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड जो है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस 20,000 का 25% कितना आएगा, 5,000। ठीक, और लिखा है ऑफिस ओवरहेड्स आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है 5,000, 5,000 का 80% कितना आएगा, 4,000। और अगर हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो उसको कहते हैं ऑफिस कॉस्ट। ठीक, तो करो टोटल, 29,000 आ गया, 29,000 योर आंसर। ठीक है, मैं चार्जर निकाल देता हूँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। In the absence of an agreement, retiring partners' share in the firm will be purchased by the remaining partners in the। ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी अनुबंध की अनुपस्थिति है, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है अगर नहीं बनी है पार्टनर्स के बिटवीन और कोई पार्टनर रिटायर होने जा रहा है, तो उस पार्टनर की हिस्सेदारी जो है फर्म में, जो पार्टनर उसका शेयर है, उसको बाकी साझेदार किस हिसाब से क्रय करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको परचेज किया जाता है। कैपिटल रेशियो यहाँ पर नहीं होता, ना ही इक्वल रेशियो होता, ना ही नॉन ऑफ। ठीक है, assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on। लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो। इस मान्यता, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कि हमेशा आप अपना लॉस के लिए एस्टिमेशन करके चलो, कभी मत बोलो कि प्रॉफिट होने वाला है। जैसे तुमने बिजनेस कंपनी खोली और शेयर होल्डर से कह दिया कि हम इस साल में 70% प्रॉफिट होने वाला है हमको और हम 70% सब बांट देंगे, और बाई चांस लॉस हो गया, तो आपके स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर क्या कहेंगे, वो कहेंगे भैया आपने तो हमसे कहा था कि प्रॉफिट होने वाला है, कहाँ हुआ, आपने गड़बड़ किया है इसका मतलब, है ना। तो आप पहले से कुछ एस्टिमेशन प्रॉफिट को लेके मत करिए, लॉस को लेके आप प्रोविजंस बना के रखिए। ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या रूढ़िवादी अवधारणा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशंस मेथड्स आप लागू कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपने अकाउंट्स में, उनको कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रखो, हमेशा चलाए रखो, अगर बहुत जरूरी ना हो तो बदलाव मत करो। ठीक है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड वास्तविक रियल में ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हैं जिनको वास्तव में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है ना, या फिर मटेरियल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर, मतलब आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड अपने अकाउंट्स में छुपाओगे नहीं, सब हर एक चीज को दिखाना पड़ेगा। ये कौन सा एएस है, AS1 है ना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज। किसी समस्या के समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को क्या कहा जाता है। देखो, कोई समस्या है, पहले आपको प्रॉब्लम पता है, फिर क्या करोगे आप, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे, है ना। और ये सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इनमें आप फिर इवेल्युएट करोगे इनको और बेस्ट वाला जो है उसको चूज करोगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। ठीक है, ये निर्णय कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है शून्य, नहीं समझे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब शून्य इस हिसाब से कि नो प्रॉफिट नो लॉस,
कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक। हम इसको इस हिसाब से दिखाते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक, मैं इसका डायरेक्ट ऑप्शन सही वाला उसको भी बता के आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इसका आंसर है सी, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। देखो, हम अगर कहें ब्रेक इवन पॉइंट को कि ये है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी सही है ना, यही तो टोटल कॉस्ट होती है। अब देखते हैं, अगर हम सेल्स का पीवी रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, और अगर हम कहें कि प्रॉफिट इज जीरो, तो मतलब यहाँ पर जो आया हमारे पास वो कंट्रीब्यूशन आया दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि सेल्स है 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट है 10,000। ठीक, 20,000 इसको ले लेते हैं और इसको 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सबसे पहले पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इंटू एक सेकेंड, अपॉन सेल्स इंटू 100, सॉरी। ठीक है, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10/20 इंटू 100 है ना, 50% आ गया। अब 20,000 का आप 50% निकालोगे, वो आएगा 10,000, और हमें पता है कि 10,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, मतलब आएगा जीरो अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। हमें वही पता करना था कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है सेल्स का पीवी रेशियो निकालो और पीवी रेशियो में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो बचेगा जीरो, और जीरो का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, द बेसिक बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, आय के मापन का जो आधार है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग मतलब जो भी रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस उस साल किए गए हैं वो उसी में दिखाए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसे कोई अकाउंटिंग पीरियड से लेना देना नहीं है यहाँ पर। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि आप एक कंसिस्टेंसी रखो अपने अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल हो सकता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखो, या 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो मॉनेटरी टर्म में मेजर किए जा सकें। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, आपको आता है। आगे चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं केवल यहाँ पर दो आपको बताऊंगा, कीथ डेविस यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, ना ही एमर्सन के बारे में बताऊंगा, मैं सिर्फ मेयो के बारे में बताने जा रहा हूँ। और एप्रोप्रिएट मेयो भी मैं अभी रहने देते हैं ना, आपको इसके लिए स्पेशल क्लास जब मैं थिंकर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं समझा दूंगा। ज्यादा डीप में थिंकर्स भी नहीं पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैं आपको आंसर इसके बताता चलूंगा। तो किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है, सबको पता है F.W. टेलर को माना जाता है। ठीक है, हायर इज द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, द स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू, ये ध्यान रखिए। कहा जा रहा है कि अगर कोई रेशियो 70% है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं कि ये कहाँ पर अप्लीकेबल, किस रेशियो में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर ये रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होगा, ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, है ना। ये यहाँ पर कोई लेना देना नहीं प्रॉफिट से, इसको छोड़ दो। नेट प्रॉफिट क्या होता है, NP अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है रेट, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट रेट बढ़ रहा है, तो भाई प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रूव कर रहा है ना, ये अप्लाई हो रहा है, तो ये भी हो, जो ग्रॉस प्रॉफिट भी वही है। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और ये वो रेशियो है जो जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट या उतना बिजनेस के लिए वो फेवरेबल होगा, परिचालन अनुपात के संबंध में जो है ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देनदारों से संग्रह कहाँ पर घटता है कहाँ पर बढ़ता है देखते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर का मतलब कि जो डेटर हैं हमारे, है ना, उनसे पैसा मिल रहा है, मिले या घटे, मान लेते हैं 10,000 के हमारे डेटर्स हैं, ठीक है। पहला देखते हैं डिक्रीज करंट रेशियो, अगर हमें डेटर से पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये करंट एसेट है, ठीक। पैसा मिला अगर इनसे, कलेक्शन मिल गया 10,000, तो जितने का ये कम हुआ उतना ही हमारा कैश बढ़ गया, तो करंट एसेट पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। तो चाहे डिक्रीज करो चाहे इंक्रीज करो, ये दो तो भूल जाओ। आगे चलते हैं, सॉल्वेंसी की बात कर लेते हैं, इम्प्रूव्स द सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक। तो ये भी नहीं है क्योंकि सॉल्वेंसी में हम डेट अपॉन इक्विटी की बात करते हैं, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं क्योंकि यहाँ पर डेट हमारा तो है नहीं, हमने दिया हुआ है, तो डेटर्स है हमारे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। अगर हमें डेटर से देनदारों से पैसा मिल जाता है तो उसका चालू अनुपात पे कोई असर नहीं पड़ता है। द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज, प्रविधि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण क्या है। देखो एबनॉर्मल लॉस का केस तो है ही है, वो तो आप जानते हो, है ना। गेन और नॉर्मल गेन का तो मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है सामान्य क्षय। सामान्य क्षय की वजह से हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी इज 200। जो कंपनी जब 2013 है उसमें 200 कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भूलना, पहले 50 होती थी, ठीक है, और जबकि पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है, ठीक है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, एक्रूअल सिस्टम लेखांकन की उपार्जन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। कैश सिस्टम तो भूल जाओ क्योंकि एक्रूअल की बात कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा जरूरी नहीं कि कैश मिला हो, अगर हमने अर्न भी कर लिया तब भी आता है। रिसिप्ट भी वही बात कर रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम भी वही बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, मर्केंटाइल सिस्टम। व्यापारिक प्रणाली भी इसका नाम है, एक्रूअल सिस्टम का, उपार्जन प्रणाली का। द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज, श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है। रेंज क्या करता है, रेंज कहता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर तो सारे टर्म्स को हमने यूज नहीं किया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी Q3 और Q1 की बात कर रहा है, सारे टर्म्स तो यूज नहीं कर रहा। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसमें यूज नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग सारे x माइनस एक्स बार जब करते थे, है ना, तो सारी वैल्यूज को कंसीडर करते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, मानक विचलन। Which of the following is not an attribute under statistical, attribute हिंदी में पढ़ते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक। और क्वालिटेटिव डेटा का मतलब जो क्वांटिटी में ना दिखाया जा सके। डीफ, बहरापन, इसको आप बता सकते हो कि इनको 10 चीजें नहीं सुनाई देती या 20 चीजें नहीं, तो ये तो नहीं, ये तो आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो, ठीक है। सुंदरता, ब्यूटी, ये भी एट्रीब्यूट है। ब्लाइंडनेस, ये भी एट्रीब्यूट, लेकिन हाइट को हम मेजर कर लेते हैं ना, 6 फीट 2 इंच, 7 फीट 2 इंच, 4 फीट, है ना, 5 फीट 5 इंच, तो ये सब ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट नहीं है, और आंसर आपका जो होगा हाइट होगा, ऊंचाई, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is not a technique of business forecasting? बिजनेस फोरकास्टिंग ये व्यावसायिक पूर्वानुमान, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिजनेस फोरकास्टिंग के पूछे गए, 4 से 5, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बिजनेस फोरकास्टिंग की कौन सी तकनीकी नहीं है, ये ध्यान ये पूछिएगा कि नहीं है ना। बजटिंग, बजटिंग तो पता है कि है, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, ये तो कोई टेक्निक है ही नहीं, तो बात ही खत्म, यही आंसर हो गया कि ये नहीं है। आगे लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, प्रॉफिट प्लानिंग, ये सब उसी की टेक्निक है ना। आगे चलते हैं। लिखा है पीवी रेशियो को कंप्यूट करने का कौन सा फार्मूला नहीं है।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्मूला ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। कंट्रीब्यूशन का मतलब एस माइनस वी, है ना। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन का इन्होंने फार्मूला दे दिया है। एक फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, वो होता है MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। और यहाँ पर इन्होंने पीवी रेशियो की बात की तो पीवी रेशियो इधर ले आओ, है ना, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट अपॉन MOS, तो ये भी आंसर सही है। पीवी रेशियो का जो है ये फार्मूला होता है, लेकिन टोटल कॉस्ट की जगह पे अगर सेल्स लिखा होता तब, है ना। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 अगर बोला जाता तो ये आंसर पीवी रेशियो का ये भी फार्मूला माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये आंसर जो है ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी फार्मूला आपको पता है, फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट वाले को इन्होंने बनाया है ना, ये वाला, इसी को इन्होंने इधर उधर कर दिया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले जान लेते हैं ये कहाँ पर ये दिया है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होगी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, उसमें ये लिखा है कि कोई भी चीज कोई क्रॉप उगाने से जो इनकम होगी एग्रीकल्चरल लैंड में, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क ये भी माना जाएगा, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया। ठीक है, ये दोनों, और कृषि से आए, कृषि कार्य से आए, ये भी मानी जाएगी कृषि इनकम। लेकिन खड़ी हुई फसल को खरीदने से जो इनकम होगी, आय होगी, वो आपकी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आंसर ये वाला सही है, ये जो है इनकम इंक्लूड नहीं करी जाती है एग्रीकल्चरल इनकम। आगे चलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट निम्न में से सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, मतलब गलत कौन सा है, देखते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन दोनों ही स्वभाव में एक दूसरे के पूरक हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपने पढ़ा होगा भाई, ब्रेक इवन एनालिसिस भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं पीवी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट में भी पढ़ते हैं, वेरिएंस एनालिसिस भी पढ़ते हैं दोनों में, है ना। ये इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें पढ़ना है, हमें ये जानना है कि हम इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद एक बेस्ट डिसीजन ले सकें, है ना। अगर हम बेस्ट डिसीजन ले पा रहे हैं तो वह सिर्फ ये कारण है कि चूंकि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आप नहीं पढ़े हो तो यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विच शुड बी राइट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, रिगार्डिंग कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल, या फिर रिगार्डिंग मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट, ठीक है, या फिर मिनिमाइजिंग योर कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये सही बात है, प्रबंधकीय लेखांकन का जो संबंध है वो लेखा सूचना से है और प्रबंधन के लिए वो उपयोगी भी होता है। ये तो साफ साफ बात है भाई, आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो डिसीजन ले पाओगे। आगे चलते हैं कि मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। ये गलत लग गया, ओनली ना लगा होता तो ये आंसर, ये भी सेंटेंस सही था। ओनली के चक्कर में, केवल के चक्कर में लिखा, प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिमाणात्मक सूचनाओं का विवरण सम्मिलित करता है, ये नहीं है ना। वो दोनों तरीके का क्वालिटेटिव भी डेटा की बात करता है। और मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बिल्कुल सही बात है। बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के मैनेजरियल अकाउंटिंग उतना संभव नहीं है पढ़ पाना, है ना, न समझ पाना। आगे चलते हैं। मार्शल ने जो कंज्यूमर सरप्लस के बेसिस के बारे में बात करी, किस बेसिस पे मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस को कंप्यूट करना बताया, तो उसका आंसर है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये कहता क्या है लॉ, ये कहता है कि जैसे जैसे आप कोई भी चीज कंज्यूम करते जाते हो, वैसे वैसे आपकी हर एडिशनल कंजम्पशन से, कंज्यूम्ड यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो शून्य होती है और उसके बाद वो नेगेटिव चली जाती है। ठीक है, मतलब इसका आंसर है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
आगे चलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। जब किसी शेयर या डिबेंचर को हम फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करते हैं, इशू प्राइस, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रीमियम। और एक चीज बता दें, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, ठीक है, ना ही वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। पर्सनल तो हो नहीं सकता, और करंट लायबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी को पे नहीं किया जाता है, ये हमारे पास रिजर्व रहता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके लिए आप पीछे का हमारा एमसीक्यू सीरीज देख, एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन अभी का, इसके बाद में 25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। कि इंडेक्स नंबर एक्सप्रेस्ड इन, सूचकांकों को किन में व्यक्त किया जाता है, मैं कभी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं रेशियो की बात नहीं करी, स्क्वायर में भी नहीं, कॉम्बिनेशन में भी नहीं, हम बात करते हैं प्रतिशत में। सूचकांकों को जो है प्रतिशत में या परसेंटेज में दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। प्लीज करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, है ना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकूं। हाँ, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कोई भी मिस पढ़ाने में कहीं पर भी मैं गलत आंसर दे देता हूँ तो प्लीज बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन मुझे जरूर बताएं, और मैं उसको अगर चेक करूंगा, करेक्ट कर पाऊंगा तो करेक्ट करके मैं इतने वीडियोस के लिए डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल। और चैनल का नाम क्या है, स्कॉलर्स नॉलेज।